जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइमन क्लास के अंदर। तो इससे पहले हमने जो है चैप्टर किया था पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर नंबर 4 किया था एनसीईआरटी का, क्लास 12th का। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोग को उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। चैप्टर नंबर 4 का था वो, ठीक है। और सत्ता के नए केंद्र का जो हमारा चैप्टर था वो बढ़िया तरीके से मैंने आप लोग को पढ़ाया था। उसमें सारे आंसर भी मैंने आप लोग को साइड में दिखाए थे। आई होप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो आप लोग को तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आगे बात समझ में, एग्जाम है बिल्कुल नज़दीक है, जिससे क्या होगा सारा सिलेबस आप लोग को करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आज जो है हम लोग करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया। बहुत ही ईजी चैप्टर है, सारी चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर। पिछले चैप्टर के अंदर सार्क के बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सार्क के बारे में भी, दक्षेश यानी ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सार्क, साफ्टा, शिमला समझौता और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। ये चीज़ याद रखना। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना ही है। आंसर मैं आप लोग को साइड में दिखाई देता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं बढ़िया तरीके से, आपके स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। आगे बात समझ में, तो बस इतना करना है आपको, ढंग से सुनना है। जब आप लेक्चर जब सुन लेंगे ना ढंग से तो कभी आप भूल नहीं सकते। अब उसको ईजी लैंग्वेज में आपको लिख कर आना होगा। आगे बात समझ में, चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा। देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चन होंगे, हालांकि कार्टून वगैरह कुछ बच्चे बोलते हैं कार्टून नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, समझ लेने में कोई बुराई तो नहीं है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लें कार्टून। और मैप भी बता दूंगा इस चैप्टर में कैसा है, मैप आने वाला है, वो सारी चीज़ें। और इसमें हम टोटल 19 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सार्क तो पहले वाले सिलेबस में ऐड हुआ है, यानी पहले वाले चैप्टर में ऐड हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पढ़ें उसमें पढ़ें, सार्क बदलेगा तो नहीं, एक ही रहेगा। तो आप बढ़िया तरीके से अपने जो है चैप्टर की तैयारी पूरी कर सकते हैं वीडियो को पूरी देखकर। आगे बात समझ में, चलिए हम स्टार्ट। देखिए आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। जब आप समझ जाएंगे ना ये पूरा, तो इससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम के अंदर बढ़िया बेफिक्र होकर लिखोगे, बिल्कुल मस्त तरीके से लिखोगे। आंसर आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं सामने दिखाता रहूंगा किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें होंगी, बस मज़े से सुनते जाना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। जैसे इसमें 6 चैप्टर आ रहे हैं इस सिलेबस के अंदर आपका, तो जैसे इस टर्म के जो हमारा टर्म 2 है उसमें 6 चैप्टर आ रहे हैं पॉलिटिकल के, तो पॉलिटिकल के 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दूंगा। अभी एक हुआ है, ये दूसरा है। ठीक है, यानी 5वां चैप्टर है ये। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं बचे 4, वो भी 4 जल्दी जल्दी करवा के फिर हिस्ट्री का शुरू कर देंगे। ठीक है, हिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा सा लेट है क्योंकि। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, जरा ध्यान सुनिए कि भारत बांग्लादेश संबंधों में 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक घटनाओं की समीक्षा जो है संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने मार्क्स इसलिए लिख दिए ताकि आपको एग्जाम के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। आगे बात समझ में, चलिए तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा होगा, तो देखिए जरा, क्या हुआ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए जरा, बूम आ गया। चलिए देखते हैं, तो ध्यान से सुनते हैं इसको। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बताना है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा क्या क्या बोला गया। देखिए तो भारत और बांग्लादेश संबंधों में 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक घटनाक्रम है, वो आप लोग को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए 2 सकारात्मक विकास यानी कि सकारात्मक पहलू यानी पॉजिटिव बताया जाए दोनों के बीच में संबंध, तो क्या होगा कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है इनमें आया है। यानी कि पिछले 10 सालों के समय में, अंतराल में, कार्यकाल में इनके जो आपसी संबंध है आर्थिक यानी कि व्यापार क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है बांग्लादेश म्यांमार के मध्य से दक्षिण पूर्व एशिया को। हम इस चैप्टर के अंदर दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारा पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, आपको सारी चीज़ों का जो है रिप्लाई अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आगे बात समझ में, देखिए तो क्या करना है, अमेरिका, तो बोला गया है कि बांग्लादेश म्यांमार के माध्यम से, बांग्लादेश क्या करता है, म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति का हिस्सा है। पूर्व चलो की नीति भारत ने अपनाई थी, उसमें बांग्लादेश ने भी हमारा जो है सपोर्ट किया था। तो ये तो अच्छे संबंध है, 2 अच्छे संबंध पढ़ लिए हमने। तीसरा है, ये सकारात्मक पढ़ा रहा हूँ आपको। तीसरा आप लोग देखें, दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर नियमित रूप से सहयोग किया है।
यानी कि आप इसमें क्या बता सकते हैं कि देखिए वैसे तो 2-2 बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम 3-3 पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है ना। जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़े क्वेश्चन करवाया करें, 5-6 क्वेश्चन जो है वो करवाया करें, ये तो कहाँ की बात है, सोचने वाली बात है। अगर हम ये सारा पढ़ लेंगे तो ईजी वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, जो पढ़ने वाला बच्चा वो समझेगा सारी चीज़ें अच्छे से। देखिए तो दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है कि अगर पर्यावरण आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, तो दोनों देश मिलकर जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे। मान के चलिए सुनामी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे की मदद जो है उसमें अच्छे तरीके से करते रहेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आता है 2 नकारात्मक पहलू। अगर देखा जाए तो 2 नकारात्मक में क्या होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे के हिस्से को लेकर हमेशा बांग्लादेश जो है क्या करता है, आनाकानी करता रहता है। तो ये चीज़ क्या है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा उसका। दूसरा है भारत बांग्लादेशियों को भारतीय क्षेत्रों में नकारने के मुद्दों पर नाखुश है। देखिए भारत कभी भी हमेशा मतलब यही करता है, भारत की क्या नाम है, अगर बांग्लादेशी है कोई, अगर वो हिंसा फैला रहा है यहाँ पे, हमेशा भारत उसका विरोध करता है, तो बांग्लादेश साफ मना कर देता हमारे लोग नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। तो सिंपल सी बात है, भारत बांग्लादेशियों को भारतीय क्षेत्र में नकारने के मुद्दों पर नाखुश है। विरोधी भारतीय इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों और बांग्लादेश के लिए उसके समर्थन से भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। हमारा व्यापार जो म्यांमार से होता है, बीच में बांग्लादेश पड़ता है, हमेशा बांग्लादेश उसको रोकने की कोशिश जो है करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जो हैं देखने को मिल जाते हैं। आप लोग सामने देख रहे होंगे अपने आंसर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सकारात्मक पहलू हैं, कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलिए हटिए, अब जाइए आप यहाँ से, अब दूसरा आंसर आने दीजिए। चलिए जाइए, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। आगे बात समझ में, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। आप लोग यहीं रहिए अभी, ठीक है ना। आंसर जी आप यहीं रहिए, पहले सबको पढ़ लेने दीजिए, है ना। देखिए तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, पहले तो ये जान लीजिए। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो ये कुछ देश जो है इसमें शामिल है दक्षिण एशिया में, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र में शांति और सहयोग में सार्क यानी दक्षेश जो है और साफ्टा जैसे संगठनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज बताई गई है, सार्क और साफ्टा के माध्यम से इन देशों के बीच में जो है ना सहयोग बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश जो है की गई है। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को बढ़िया तरीके से जो है याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो ये आप जाइए अब यहाँ से, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ये हम 2-2 मार्क्स में ऐसे बनाकर 4 मार्क्स में इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए अब जरा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए सार्क की स्थापना की अगर बात करें तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। आगे बात समझ में, दिसंबर 1985 में जो है सार्क की स्थापना की गई थी। तो देखिए सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो 2 उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसमें सार्क के 2 उद्देश्य बताने। सार्क की स्थापना कब हुई थी मैंने आप लोग को बता दिया है। आंसर अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बताया गया। देखिए सार्क के निम्नलिखित 2 उद्देश्य हैं। तो सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर सहयोग करना। सार्क के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों में आपस में सहयोग बनाए रखना, सहयोग बने रहे, इसलिए जो है पहला उद्देश्य है इसका ये, ठीक है। सार्क इसीलिए बनाया गया था दक्षिण एशिया के देशों के लिए, ताकि आपस में इनके सहयोग बना रहे, ठीक है। दूसरा है आपस में शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें, आपस में शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो बने रहें। ये चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से जो है याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, तो ये चीज है आपका तीसरा क्वेश्चन। बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन है, वो सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बस बेफिक्र रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो चलिए आप जाइए यहाँ से। देखिए अब जो है इसमें अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत पाकिस्तान से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बोला गया। देखिए
बोला गया चौथा क्वेश्चन, भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के बदलते संबंधों की व्याख्या कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जरा इसमें क्या बोला गया है, चलिए आंसर पहले आप लोग देखिए जरा, इसका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से, देखिए भारत और पाकिस्तान के बदलते संबंध, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया। ये बात आप लोग को याद रखनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा, वो आप लोग को बताऊंगा मैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल संधि का पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच अनेक सैन्य संघर्षों के बावजूद अब मार्च 2007 में कायम है, यानी कि संधि 2007 में कायम रही। यद्यपि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के प्रयोग को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे जो है विवाद आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आज भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा विवाद कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में रहता ही है। लेकिन 1960 के दशक में जो है क्या करी गई थी, जल संधि करवाई गई थी जो है विश्व बैंक के द्वारा, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को आगे। दूसरा पॉइंट है, अभी हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म ना होने संघर्ष जो है कभी खत्म ना होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बहुत लंबे टाइम से जो है संघर्ष चलता ही आया है। हम अच्छे संबंध बनाना भी चाहें तो वो देश हमसे अच्छे संबंध नहीं स्थापित कर पाता है। तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देशों ने हमेशा प्रयास किए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि लड़ाइयाँ बीच में आ जाती हैं। तीसरा दे रखा है, दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने में सहमत हो गए हैं। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास करने की बात करते हैं। उसके बाद बोला गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। जैसे अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, दोनों एकजुट होते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ संधियां करते हैं, जैसे एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ऐसे बहुत सारे समझौते जो हैं आपस में किए जाते हैं। तो दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों के बीच मौजूद बड़ी जो है समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं, मिलते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं, मतलब एक दूसरे की बस यात्राएं खोली हैं, जैसे नेपाल के साथ है आज हमारा। वह जो है वीज़ा आसानी वहाँ मतलब अब वीज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या दे रखा है कि भारत और पाकिस्तान का जो है कुछ वर्षों में जो है हमारा अच्छा संबंध उनसे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है 1971, ये आपको पता होगा 1971 में किसका युद्ध हुआ था, बांग्लादेश संकट आया था। आगे बात समझ में, देखिए 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिमला समझौता हुआ था। हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला समझौता किया गया था, ये बात आप लोग को याद रखनी है। कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। तो दोनों देशों ने यह करार किया कि जो है भारत व पाकिस्तान के बीच डाक तार सेवा फिर से चालू की जाएगी तथा आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र एक दूसरे की मदद करेंगे। आगे बस में तो ये बस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी संबंध किस तरीके से जो है अच्छे हुए हैं। कोई दिक्कत, सारा मैंने समझा दिया, इजी हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोग को। चौथा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब जाइए आंसर महाराज आप, चलिए। उसके बाद जो है हम लोग अब 5वां क्वेश्चन करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। दक्षेस यानी सार्क तथा यूरोपीय संघ में जो है वैकल्पिक शक्ति के केंद्रों के रूप में प्रमुख अंतर क्या हैं। देखिए वैकल्पिक शक्ति के रूप में सार्क, देखिए पिछले चैप्टर का है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले चैप्टर के हैं जो मैंने इसमें दिए हैं, ताकि क्या हो कि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। देखिए सारे क्वेश्चन जब समझ में, यहाँ चैप्टर वाइज पर मत देखो, यहाँ क्वेश्चन समझो आप, आगे बात समझ में, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा इस चैप्टर का इस चैप्टर का, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको मेन फोकस होना चाहिए, हर तरीके से क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकें। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए तो सिंपल सा, दक्षेस सार्क जो है यूरोपीय संघ में वैकल्पिक शक्ति के केंद्रों
के रूप में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये हम इसमें क्या है, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे हम किसके बारे में, दक्षिण सार्क के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ पिछले चैप्टर का है, आप लोगों को मैंने बढ़िया तरीके से बताया था। सत्ता के नए केंद्र में यूरोपीय संघ के बारे में बताया, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। आगे बात समझ में, तो यूरोपीय संघ के बारे में पहले समझ रहे हैं, फिर सार्क के बारे में समझ लेंगे। आगे बात समझ में, देखिए तो यूरोपीय संघ को अनेक चीजें एक प्रभावशाली संगठन, क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। इस महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता इस क्षेत्र में मजबूती प्रदान करती है। यूरोपीय संघ के देश क्या करते हैं, आपस में मजबूती प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा है, इस महाद्वीप के लंबे इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग ही अंततः उन्हें समृद्धि और विकास दे सकता है। टकराव, संघर्ष और युद्ध विनाश और अवनति के मूल कारण है। यानी कि आपका अगर विनाश हो रहा है तो वो सिर्फ युद्ध वगैरह की वजह से होता है, वरना अगर एकजुट होकर रहा जाए तो यूरोपीय संघ ने सिखा दिया पूरे विश्व को कि एकजुट होकर रहने से क्या फायदा है, अच्छे अच्छे कार्य जो है इनके होते चले जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद है कुछ ध्रुवीय, तीसरा है कुछ ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने उन्हें बता दिया है कि यदि वे अमेरिका के वर्चस्व का सामना करना चाहते हैं तो वे उन्हें यूरोपीय संघ न केवल बनाना ही चाहिए बल्कि उसे सुदृढ़ और परस्पर हितों की कुर्बानी देकर पूरे यूरोप को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि वे समय आने पर अमेरिका, रूस या चीन अथवा किसी विश्व की बड़ी शक्ति के सामने घुटने ना टेके। यानी कि आप अपने आप को इतना मजबूत बना लो जैसे यूरोपीय संघ ने बनाया कि वो किसी के सामने टिका, मतलब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। ये चीज आप लोग याद रखें। सत्ता के नए केंद्र पढ़े थे ना, यानी कि सिंपल सा चैप्टर का अर्थ था कि अमेरिका, सोवियत संघ, इनके अलावा भी कुछ ऐसे संगठन या देश थे जो क्या है, मजबूत थे। आगे बात समझ में, उनको टक्कर देने आ गए थे। अब वो चीज हम लोग पढ़ रहे थे इसमें। तो अपनी शर्तों पर उदारीकरण, वैश्वीकरण आदि को लागू कर सके, यानी कि किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सके, वो बता रखा है। अब आ जाते हैं इसमें चौथा है, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये सारा मैं पिछले चैप्टर में आप लोग को बढ़िया तरीके पढ़ाया। जिन्होंने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर जरूर देख लें। सत्ता के नए केंद्र वाला वीडियो 1 घंटे का है, प्रॉपर सारे क्वेश्चन, मैप वगैरह सब कुछ करवा रखा है। आज के में मैं मैप भी करवाऊंगा, कार्टून भी करवा दूंगा, वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक बा। चलिए तो देखिए जरा क्या बोला गया है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा ज़्यादा थी। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती थी और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा थी। ये बहुत से बच्चों को आता होगा सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। इस विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। तो ये जो यूरोपीय संघ है बहुत मजबूत संगठन है और ये किस तरीके से कार्य करता है आप लोग को बढ़िया तरीके से पता चल गया है, ठीक बा। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पढ़ते हैं जरा सार्क के बारे में, इसी में अब पूछ रहा है सार्क, ठीक है। देखिए जरा क्या पूछ रहा है, सार्क। चलिए यूरोपीय संघ आप जाइए और सार्क जो है आप आइए। चलिए अब जरा सार्क महाराज को देखिए जरा क्या है ये। तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश के ढाका सम्मेलन में जो है की गई थी। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, बांग्लादेश के ढाका में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए इसका जो है मेन मोटिव क्या था दक्षेश का, सार्क का। तो इस क्षेत्र में 7 देश एक दूसरे के काफ़ी समीप आए हैं, मतलब 7 के आप तो जो है 8-9 देखे जाते हैं, इसमें काफ़ी समीप आए हैं और इससे उनमें दिखाई देने वाला तनाव कम हुआ है। इससे क्या हुआ, सारे देश एकजुट हुए हैं और एकजुटता के साथ जो है सब सामने आए हैं। देखिए सार्क संगठन के कारण इस क्षेत्र के देशों में थोड़े थोड़े अंतराल पर आपसी बैठकें होती रहती हैं, जिससे इनके छोटे छोटे मतभेद अपने आप आसानी से सुलझ गए हैं और इनमें अपनापन विकसित हुआ है। इस क्षेत्र के देखिए अपनापन विकसित हुआ है सारे देशों में। सार्क के बनने से क्या हुआ, सब एकजुट हुए और अपनापन आया है कि हाँ एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तीसरा क्या बोल रहे हैं, इस क्षेत्र के देशों ने अपने आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, जिससे विदेशी शक्तियों का इस क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ है।
यानी विदेशी शक्तियां कम आई हैं जो आपस में जुड़कर ये सारे देश एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देश अपने को अधिक स्वतंत्र महसूस करने लग गए हैं, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट बढ़िया तरीके से जो है कर। ओ कौन याद कर रहा भाई चलिए नेक्स्ट है चौथा, सार्क ने एक संरक्षित अन्न भंडार यानी खाद्य के लिए अन्न भंडार की स्थापना की है जो इस क्षेत्र के देशों की आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की भावना को के प्रबल होने का सूचक है। संक्षेप में दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा और अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं और यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा वह जहां के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। सिंपल सी बात है कि इन्होंने क्या करा है, अपने लिए एक अन्न भंडार की स्थापना करी है। कोई भी देश, अगर सार्क का कोई भी देश, कोई सुनामी आती है, कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो सब मिलकर जो है एक दूसरे की मदद बढ़िया तरीके से करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए अब आप जाइए महाराज जी। चलिए देखिए, आंसर लगाने का मतलब सिंपल सा एक ही है कि आप लोगों को सामने जब आंसर रहेगा और मैं जब बताऊंगा तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे, जो टाइम पास करते हैं वो तो फिर बेकार है फिर सिस्टम। आगे बात समझ में? चलिए उसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया देशों की इस समान समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो दक्षिण एशिया के देश है ना, उनके सामने जो है क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, एक दूसरे में क्या ये समस्या उत्पन्न करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, तो इस तरीके से दिखाया मैंने। देखिए दक्षिण एशिया देशों की समान जो है समस्याओं का विश्लेषण। तो दक्षिण एशिया के देशों को मैंने देशों के नाम सारे बता दिए हैं आपको, बढ़िया तरीके से बता दिए। नाचते रहो और बढ़ते रहो आगे और डिंचक डिंचक करते रहो, देखो मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ना है। देखिए सिंपल सी बात है, तो दक्षिण एशिया देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण। तो पहला दे रखा है, दक्षिण एशियाई देशों के मध्य कुछ समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या, भारत श्रीलंका के मध्य तमिल समस्या, वो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, भारत बांग्लादेश के बीच जल विवाद। ये हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जो क्रिएट होती रहती हैं। ये क्या है, आपस में क्या है, सभी देशों के बीच में मतभेद जो है इस तरीके से जो है उत्पन्न होता रहता है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा है, दक्षिण एशियाई देशों की एक मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता समान रूप से है। राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक तौर पे समानता नहीं है इन देशों के बीच में। समान देख रहे हैं ना इनमें हम, समानता समान देख रहे हैं। क्यों समान समस्या सामने आती हैं? तो भाई राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, सब एक दूसरे में जो है क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं कभी कभी। तीसरा है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय व्यापार बहुत कम है। यानी कि बात यह हुई थी कि आपस में एक दूसरे से जो है व्यापार करेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन एक देश के अंदर ही ठीक से जब व्यापार नहीं चल रहा है, एक देश के अंदर ही जब राज्यों के बीच में ठीक से व्यापार नहीं चल रहा, तो दूसरे देशों से कैसे करेंगे ये व्यापार? तो इसलिए भी जो है समस्या उभर कर आती है। चौथा है, दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों में प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। प्रशासन की बाधा तो सब में आती है, ठीक है, राजनीति वाली बात कर रहा हूँ। यह समस्या उनके विकास के मार्ग में बाधा पैदा करती है, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर नहीं रह पाते ये सारे देश, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है, दक्षिण एशियाई देशों की एक अन्य समस्या आतंकवाद है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इनके बीच में? आतंकवाद। तो आतंकवाद के कारण क्या होती है, ये भयंकर समस्या जो है आ जाती है। चलिए उसके बाद है, इन देशों में शिक्षा एवं मानव विकास उचित ढंग से नहीं हो पाया है। ठीक है, देखो शिक्षा और मानव विकास जो है उचित ढंग से नहीं हुआ है। काफ़ी देश ऐसे हैं, भारत के अंदर तो हुआ है, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें ठीक से नहीं चलती हैं सारी चीज़ें। इस क्षेत्र के देश शिक्षा एवं विकास की अपेक्षा हथियारों पर अधिक धन खर्च करते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो ज़्यादातर अपना पैसा किस पे लगाते हैं? हथियारों पर लगाते हैं। तो इस वजह से भी जो है इन देशों में आपस में नहीं बन पाती है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन समझना है बढ़िया तरीके से, फिर आंसर अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जाइए महाराज जी आप। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कहाँ है, उधर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, वहाँ तक चला गया, पड़ोस मुल्क तक। देखिए दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मिले जुले रिकॉर्ड के जो है बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की एक जैसी आकांक्षाएं
रखती है, व्याख्या की। अंदर हमारे 7th क्वेश्चन के अंदर कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद, देखिए मिले जुले रिकॉर्ड, लोकतंत्र के मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की एक जैसी आकांक्षाएं रखती है, व्याख्या करें। तो क्या लोकतंत्र सब में समान है? क्या लोकतंत्र की व्याख्या एक जैसी है इनके अंदर? वो सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं किस तरीके से है। देखिए जरा इसका आंसर, श्रीलंका और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और उनकी अपनी अपनी समस्याएं और सीमाएं हैं। देखिए लोकतंत्र बताना है, क्या सभी के अंदर लोकतंत्र है? तो ये तो हम जानते हैं। देखिए जरा, तो श्रीलंका और भारत के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन कुछ कुछ इनकी समस्याएं हैं, अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास नागरिक और सैनिक शासनों अर्थात दोनों का अनुभव है। नागरिक शासन भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास, और सैनिक शासन भी है, क्योंकि शुरू से ही इन देशों में सैनिक शासन ज़्यादातर लगाकर रखा जाता था। आगे बात समझ में, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद है नेपाल में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ये भी बात आप लोग को याद रखनी है। अभी हम नेपाल के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो नेपाल के अंदर भी जो है राजतंत्र खत्म करके 2008 तक 1990 से लेकर जो इसका मामला चलता आया वो मैं सारा आपको बताऊंगा, राजा कौन से थे, क्या था क्या नहीं था, और 2008 तक तो इसमें जो है लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। तो भूटान में भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यही वाला हमारा क्वेश्चन है। मालदीव सल्तनत में से बहुदलीय प्रणाली वाले गणतंत्र में परिवर्तित हुआ है। तो मालदीव भी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली वाला जो है देश बना है मालदीव भी। आगे बात समझ में। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी हैं, जो आपको अच्छे तरीके से समझना है, और मस्त ढिंचक होकर नाचोगे, इतना अच्छा सही तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए महाराज जी आप जाइए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? तिब्बत का मामला है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया इसमें। देखिए तिब्बत का मसला क्या था, भारत और चीन के बीच यह तनाव का विषय कैसे बन गया, व्याख्या कीजिए। तो तिब्बत का मामला कैसे भारत और चीन के बीच में जो है एक लड़ाई वाला मुद्दा बना रहा था शुरू से, ये तो आप जानते हैं बढ़िया तरीके से। क्या क्या जानना है अब जरा यहाँ देखिए, लिखना कैसे वो देखिए। देखिए हम लोग को आता तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग को पता तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन लिखने का तरीका भी जो है वो भी समझ में आना चाहिए, किस तरीके से आंसर देना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आप लोग को समझना है। ठीक है। देखिए तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्या है तिब्बत के बारे में। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए जरा। ठीक है, देखिए तो प्राचीन समय से ही तिब्बत पर चीन का प्रशासनिक नियंत्रण था, ये तो हम जानते हैं। 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। देखिए तिब्बत के लोगों ने चीन का बहुत ज्यादा विरोध किया, भर भर के विरोध किया था चीन का। भारत ने चीन को तिब्बत को स्वतंत्रता देने का आग्रह किया। देखिए भारत ने बोला चीन से कि आप तिब्बत को स्वतंत्र कर दें, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर क्यों कब्जा कर रहे हैं। तो पंसील के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पंसील का सिद्धांत जो है यही कहता था कि आप किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, है ना, ये सारी चीजें। तो भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, दलाई लामा तथा चीन के प्रधानमंत्री, क्या बोला गया, दलाई लामा तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के दौरे पर आए। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। चीन ने क्या बोला कि हम तिब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता देंगे, लेकिन नियंत्रण हम ही रखेंगे। तो ये चीज़ बोल दी चीन ने तिब्बत के लिए, भारत से बोल दी। ठीक है, 1958 में चीनी अधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हो गया। तिब्बत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हमें चीन का प्रभुत्व नहीं पसंद है। तो 1958 में बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया चीन के अंदर, मतलब तिब्बत के अंदर। कि क्यों? क्योंकि चीनियों का वर्चस्व हो गया था उसके ऊपर। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। चीन ने क्या करा, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से क्या करा, उनका जो है विद्रोह खत्म करवा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली। दलाई लामा भारत आ गए थे चीन से बचने के लिए। भारत ने दलाई लामा को शरण दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। चीन ने बोला कि भारत क्या है, देशद्रोहियों को शरण देने वाला देश है, इसलिए हमारी आलोचना भी करी चीन ने काफ़ी ज़्यादा। इसलिए क्या हुआ, 1950 से 1960 के दशक में भारत जो है भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। तो बहुत बड़े स्तर पर जो है भारत ने
तिब्बत के ऊपर जो है मतलब एक तरीके से उस पर साथ दिया, उसका लोगों का साथ दिया है ना। आज भी कहीं ना कहीं चीन जो है हर तरीके से कहीं ना कहीं इन जगहों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये चीज़ हमें जो है याद रख लेना है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात सबको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए महाराज जी आप जाइए अब यहाँ से, दूसरे को आने का मौका दीजिए, ठीक है जाइए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन जरा। तो इसमें बोला गया है, अपने स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं, बहुत छोटा आंसर है। तो देखिए 1960 में ये मध्यस्थता करवाई गई थी सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या बोला गया, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद विश्व बैंक की मध्यस्थता से सुलझाया गया। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से जो है, विश्व बैंक की सहायता से जो है सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत हुई और दोनों देश सहमत हो गए थे 1960 में। क्लियर है इतना। चलिए अब आप जाइए यहाँ से। अब देखिए जरा क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 10वां क्वेश्चन। तो शिमला समझौता कब और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए। तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ, वो सारी चीज़ जानना है। शिमला समझौता क्या है, तो आप अपने स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं, बहुत छोटा है, 1-1 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का आता है। 3 जुलाई 1972 को जो है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए थे। ये बात आप लोग को याद रखनी है। हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहाँ के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो है समझौता हुआ, दस्तखत हुआ कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे, इसलिए शिमला समझौता दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे बात समझो, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, तो ताशकंद और शिमला समझौता मैंने बताया अभी आपको। चलिए अब आंसर महाराज आप जाइए यहाँ से। तो अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 2 प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए जिनके कारण जो है 1971 का युद्ध हुआ था। देखिए बांग्लादेश संकट वाला आ गया क्वेश्चन ये इसको देखिए। तो आंसर अपने स्क्रीन पर देखिए, बूम देखिए आ गया ना। चलिए, तो पिछले वीडियो के अंदर मक्खी और टमाटर महाराज आए थे, बहुत परेशान किया था उन्होंने हमें। ठीक है, आंसर भी लेकर भाग गई थी मक्खी तो, लेकिन मैंने वापस मंगवाया था। कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया तरीके से कोई नहीं, किसी को आने नहीं देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आज देखिए अच्छे तरीके पढ़ना है। देखिए तो 19 आंसर देखिए जरा आप लोग बढ़िया तरीके से अपने सामने। तो 1971 के निम्न 2 घटनाएं हुई जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हुआ। 1971 में क्या क्या चीज़ें हुई थी देखिए। 1971 में पाकिस्तान सेना ने आवामी दल के नेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान 2 थे, आप लोगों को भी पता है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान तो आज भी पाकिस्तान बना हुआ है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1971 में स्वतंत्र होकर वो बांग्लादेश बन गया। आगे बात समझ में। तो कौन सा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो बोला गया है जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने मुक्ति के लिए संघर्ष छेड़ दिया। इसी बात पर जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया तो उसी बात पर जो है इसकी वर्तमान बांग्लादेश की जनता ने, यानी कि उसकी पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने क्या करा था, संघर्ष छेड़ दिया था। भारत ने इस मुक्ति संघर्ष को भौतिक एवं नैतिक सहायता दी। और क्या बोला गया, ठीक है, ये चीज करी, भारत ने उसका साथ दिया, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था भारत ने उसका साथ दिया और एक नया स्वतंत्र देश बनने में उसकी मदद करी, बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट दे रखा है पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पूर्वी पाकिस्तान में दमन के कारण लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए। इन शरणार्थियों के बोझ को समाप्त करने के लिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था। तो सिंपल सी बात है, भारत बोल रहा है पाकिस्तान तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से मतलब शोषण किया जा रहा था लोगों का पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। तो बाद में भारत ने उसकी मदद करके, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी मदद करके एक नया स्वतंत्र देश बनाया गया, बांग्लादेश। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, चलिए आप जाइए यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है कि 1990 से नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस तरह, यहाँ तरह होगा देख लीजिएगा आप लोग, किस तरह चल रही है। तो नेपाल में लोकतंत्र के बारे में बताना है। नेपाल में बांग्लादेश पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, तिब्बत पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया,
है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, इसका आंसर आप लोग देखिए। तो नेपाल के बारे में क्या बता रखा है, देखिए नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, कैसे नेपाल के अंदर लोकतंत्र आया वो देखिए। अभी मैं बताऊंगा आपको, सबसे लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की जो है असफलता बताएं, पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता, वो सारी चीज़ें। तो बाकी आप लोग 20वां क्वेश्चन देखिए जरा, सॉरी 12वां क्वेश्चन देखिए। इसमें तो क्या बोला गया, नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, बहुत अच्छा देश है। हम लोग बिना मतलब उसमें देखिए बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के भी आ जा सकते हैं। हम अपने गोरखपुर में हैं, अपने बिहार में हैं, आराम से नेपाल घूमो, काठमांडू घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से घूम फिर के अपना वापस आ जाओ, क्या दिक्कत है फिर। तो एक भाईचारे वाला संबंध है नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है। देखिए तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। नेपाल में भी समय समय पर लोकतंत्र की समस्या की गई, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना जो है की गई, परंतु वहाँ पर जो है क्या बोला गया, वहाँ पर प्राय लोकतंत्र का उल्टाव होता रहा। क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो उल्टाव होता रहा। 1959 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, परंतु 1962 में नेपाल नरेश वहाँ के राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके शासन सत्ता पर अपना जो है अधिकार जमा लिया 1962 में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संघों तथा श्रम संगठनों यानी लेबर मजदूरों ने अनेक निरंतर आंदोलन जारी रखे। 1991 में नेपाल में पुनः जो है मतलब 1990 में भी दोबारा यही चीज़ हुई, लोग भड़क गए थे। 1990 में दोबारा से जो है लोकतंत्र लाने की पूरी कोशिश की, तो 1991 से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन कब तक चला वो भी हम लोग देखेंगे। तो 1991 में नेपाल में पुनः लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। और परंतु इस बार भी नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थिर होकर कार्य नहीं कर सकी। इसी दौरान नरेश नेपाल के राजा नए बने। वीरेंद्र एवं उनके परिवार की अज्ञात परिस्थितियों में सामूहिक हत्या कर दी गई। राजा वीरेंद्र के पश्चात उसके भाई ज्ञानेंद्र नेपाल नरेश बने, ठीक है, ज्ञानेंद्र बने। उसके बाद ठीक है 2002 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रतिनिधि सभा को भंग करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। यानी कि सारा जब देखिए 1990 में लोकतंत्र लाने की कोशिश करी गई, फिर 2002 तक क्या हुआ, ये चीज़ चलती रही। 2002 में राजा ने लोकसभा भंग कर दी, दोबारा से अपना शासन स्थापित कर दिया। 2002 में फिर राजा का शासन आ गया। 1990 से क्या चल रहा था, लोकतंत्र चल रहा था। 2002 में राजा ने लोकसभा भंग कर दी, दोबारा से ले आया अपना शासन, ठीक है। ये देखिए 2002 में नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रतिनिधि सभा को भंग करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र का संकट पैदा हो गया, दोबारा से लोग लड़ना शुरू कर दिया नेपाल में। इसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन हुआ। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 2005 आया, 2005 में राजा ने, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया था, हिंसा कर दी थी ना यहाँ पे ये चीज़, तो आपातकाल की घोषणा कर दी। लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त करके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने अपना लोकतंत्र आंदोलन और तेज कर दिया। अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों ने 19 दिनों तक नेपाल नरेश के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, जिसमें 21 लोग मारे गए तथा लगभग 5000 लोग घायल हो गए। सोचो इतनी बड़ी संख्या थी। नेपाल नरेश पर बाहरी दबाव भी पड़ना शुरू हो गया। अंततः जो है अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ी और संसद को पुनः बहाल करना पड़ा तथा गिरिजा प्रसाद जो है कोइराला को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने, ये जो है कोइराला वो बने, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर संविधान की रचना की तथा 28 मई 2008 को, मैंने बताया था आप लोगों को 2008 में क्या है, संविधान की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 2008 को संविधान सभा में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव में CPNM के नेता पुष्प कमल प्रचंड प्रधानमंत्री चुने गए, बहुत बड़े वोटों से जीते। प्रचंड राजशाही समाप्त होने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद परंतु मई 2009 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रचंड जो है हार गए, उसके बाद त्यागपत्र दे दिया, मतलब फिर उसके बाद CPNUML के नेतृत्व में 22 दलों ने मिलकर सरकार बनाई तथा माधव कुमार नेपाल को प्रधानमंत्री बनाया गया, इनको नया प्रधानमंत्री। परंतु माओवादियों ने
के विरोध के कारण माधव कुमार नेपाल को जून 2010 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वर्तमान समय में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई, पर तनाव अभी भी जो है वहाँ पर बना रहता है। पर वर्तमान की देखी जाए तो वहाँ नेपाल में आज भी लोकतंत्र बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आगे बात समझ में, थोड़ा बड़ा आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके मैंने समझा दिया। टाइम टू टाइम क्या क्या चीज़ें होती गई ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आंसर महाराज अब जाइए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 13 क्वेश्चन, जो आप लोग को ध्यान सुनना है। दक्षेश सार्क का विस्तृत रूप क्या है, इसके किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों को उजागर कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग ढंग से इसको सुनिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, दक्षेश सार्क का विस्तृत रूप क्या है। तो सिंपल सी बात है, दक्षेश सार्क का विस्तृत रूप जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, देखिए बोला गया इसके किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों, क्यों बनाया गया सार्क, तो 3 उद्देश्य पूछ लेता है बढ़िया तरीके से। देखिए जरा क्या है इसका मतलब कितने कैसे पहला पॉइंट देखिए, आंसर आप लोग को पूरा दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, देखिए जरा। तो क्या बोला गया है, जरा ध्यान से सुनिए कि पहला, सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करें। इस तरीके से बोल दिया गया है, ठीक है। सकारात्मक सहायता, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। दूसरा है सार्क जो है, सार्क का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सार्क के सदस्य देश अपनी आपसी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से करें। यानी कि अगर एक दूसरे में कुछ भी बखेड़ा खड़ा होता है, कुछ भी लड़ाई का माहौल बनता है, तो एक दूसरे का जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर बढ़िया तरीके से दें, ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिण सार्क दक्षेश जो है सार्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है इसका कि दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास पैदा हो, यानी एकजुट होकर सारे देश मिलकर एक अच्छे तरीके से कार्य करें। कोई दिक्कत, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। एक बार समझ लोगे ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी आप लोग। बस शर्त यह है कि आप लोग को मन लगा के सुनना है, पूरी वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका है 14th क्वेश्चन। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कोई 4 कारण स्पष्ट करें। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, कोई और मुद्दा नहीं है श्रीलंका में हमारा, बस ये हमारा पहले यही मुद्दा रहता था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष होता रहता था हमेशा। अब यहाँ पे क्या है, तो श्रीलंका में बहुसंख्यक जो है सिंगलियों, देखिए श्रीलंका के मूल निवासियों को सिंगली कहा जाता है। तो सिंगलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयोग शुरू किए थे और जिसका तमिलों ने विरोध किया था। तो ये चीज़ थी कि भाई तमिल लोग यहाँ से भारत से गए थे, एक दूसरे का विरोध किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है श्रीलंका सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा अपेक्षा की नीति ने भी जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया, क्योंकि श्रीलंका के लोगों को तमिल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ थी कि इसी वजह से जो है यहाँ के लोग सिंगली लोग जो है बिल्कुल भी पसंद तमिलों को नहीं करते थे और रहने नहीं देना चाहते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। सिंगली लोग बोल रहे हैं जो श्रीलंका में तमिल लोग आए ना, श्रीलंका के सिंगली लोग हैं जो तमिल लोग आए, उनके साथ सरकार बिल्कुल भी रियायत ना बरते। आगे बात समझ में, ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद बोला गया है उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम यानी लिट्टे का नाम सबने सुना होगा। लिट्टे ने श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग जो है की थी। तो अलग देश की मांग लिट्टे हमेशा से वहाँ पे करता है। राजीव गांधी द्वारा भी करने गए थे लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ था। 1987 में शांति सेना भेजी गई थी जो 1989 में वापस बुला ले गई थी भारत, कोई फायदा नहीं हुआ था, ठीक है। और बल्कि हमारे पे इल्जाम ये लगा दिया गया था भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामले में जो है हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। आगे बात समझे, तो ये रहा है श्रीलंका के साथ हमारा जातीय संघर्ष, ठीक है ना। चलिए अब जाइए अब यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो 14, 15 ये क्या है चलिए थोड़ा सा यहाँ पे काउंटिंग में गलती हुई है। 13, 14, ये 15 होगा, 16, 17, 18, बाकी जो है नीचे हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ 14 हो गया, इधर भी 14 हो गया। देखिए जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो मैप है, वो आप लोगों को किस तरीके से समझना है। पॉलिटिकल का मैप बहुत धांसू इस चैप्टर से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में भी एक मैप दिखाया था मैंने, इस चैप्टर में भी एक मैप दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ढंग से इसको सुनेंगे और आता है तो बढ़िया तरीके से बना लेंगे। आगे बात समझ में, जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैप किस तरीके से दिखा रखा है। एशिया का मैप है ये,
बढ़िया तरीके से आप लोग को इसको समझना है और क्या क्या बताना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा इस पे आप ABCDE इस तरीके से देख सकते हैं और कैसे इसका आंसर बनेगा वो आप लोग को मैं बताता हूँ। स्क्रीन पर सारी चीज़ें मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक है। देखिए तो ऊपर दिए गए दक्षिण एशिया के रेखा मानचित्र में 5 देशों को ABCD यानी दक्षिण एशिया के देशों को दिखाना है, सिर्फ 5 देशों को द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उनकी पहचान कीजिए और उत्तर पुस्तिका में जो है इनके सही नाम प्रयोग की गई जानकारी के क्रम संख्या में संबंधित अक्षर भी नीचे दिए गए तालिका के रूप में जो है लिखिए। तो क्या क्या तालिका दे रखी है वो आप लोग को सामने दिख रहा होगा सारी चीज़ें। तो आपको जब ये पहले तो इसमें आपको देश बताने हैं कहाँ कहाँ पे कौन से देश हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ए में जो है वो आएगा आपका भूटान, ठीक है। ए में आप लोग को दिख रहा होगा, ए में क्या आएगा भूटान, बी में आएगा पाकिस्तान, सी में आएगा नेपाल और डी में आएगा बांग्लादेश, ई में आएगा मालदीव। अब देखिए इसको भरना कैसे है, आप लोग को सामने तालिका दिख रही होगी, तालिका में क्या है आपको मैच करना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे देगा, इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा है, तो किस देश में रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर। तो इसका बी आंसर होगा, तो पहले बी लिखो फिर पाकिस्तान लिख दो। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना 2006 में हुई, तो कहाँ हुई थी, नेपाल। आप लोगों को पता होगा नेपाल में हुई थी, तो सी होगा इसका नेपाल। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन इसका, यह देश अभी भी एक राजतंत्र है, तो कौन सा, भूटान। आज भी जो है भूटान कहीं ना कहीं राजतंत्र वाला देश बना हुआ है। चौथा है, इस देश की संसद ने जून 2005 में सर्वसम्मति से बहुदलीय प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है, तो इसका होगा मालदीव। आप लोगों को मैंने पहले बताया था। पांचवा है, यह देश भारत की पूरब चलो की नीति म्यांमार होते हुए जो है का एक भाग है, तो बांग्लादेश। तो ये म्यांमार जब हम जाते हैं तो बांग्लादेश भी बीच में जो है इसके पड़ता है। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा मैप, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग को याद रखनी है। चलिए मैप महाराज आप सबको लेकर जाइए आप यहाँ से, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला हमारा है, नेपाल और भारत के बीच ऐसे विशिष्ट संबंध हैं जिनकी तुलना में किसी और से हो ही नहीं सकती, किसी और मतलब किसी और की तुलना हो ही नहीं सकती। कि इन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों का उजागर कीजिए। तो नेपाल और भारत के बीच में ना अच्छे संबंध के बारे में बताना है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया है। तो नेपाल और भारत के बीच ऐसे विशिष्ट संबंध जिनकी तुलना विश्व के किसी और देश से नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, ऐसा कहने और मानने के लिए हमारे पास कई आधार हैं, जिसमें 3 प्रमुख कारण हैं। क्या ऐसा कारण है जो हम भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे संबंध दिखते हैं। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, नेपाल भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र स्थित है और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। भारत जो है देखो, भारत जो मतलब नेपाल जो है भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। भारत और नेपाल धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के जितने करीब हैं उतना विश्व में शायद कोई और अन्य देश जो है जुड़ा हुआ, क्योंकि हम बिना वीजा बिना पासपोर्ट के दूसरे देश में घूम रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आप बस सेवा है, बस में आराम से जाकर घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के जितने करीब हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है, क्योंकि नेपाल में जब सुनामी आई थी, भूकंप आया था, तो हमारे भारत देश ने उसकी मदद करी थी बहुत बढ़ चढ़कर, ठीक है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। नेपाल को समुद्री सुविधा देने के लिए भारत ही एकमात्र उपयुक्त देश है, ठीक है। दूसरा है, दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, बिना रोक टोक के। हर जो है कामकाज संभव है यहाँ से। आगे बात समझ में, ठीक है। हमारे देश के लोग इलाज करवाने भी जा सकते हैं, वहाँ पे आई हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा आंखों का हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं लोग इलाज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने आर्थिक क्षेत्र में नेपाल की बहुत सहायता की है। पैसे के मामले में भारत ने बहुत मदद की। 1952 में प्रारंभ किया गया भारतीय सहायता कार्यक्रम धीरे धीरे जो है आकार तथा क्षेत्र में फैलता गया। नेपाली वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार सन 1951 से जुलाई 1964 के बीच नेपाल द्वारा प्राप्त की गई विदेश सहायता से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद भारत तीसरा स्थान है। सिंपल सी बात है, भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर जो है नेपाल की बहुत हद तक मदद की है। उसके बाद आता है, कई तरह के मतभेदों और विभेदों के बाद भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक हैं। आज भारत और नेपाल बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक साथ जो है बने
हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। चलिए आंसर महाराज अब जाइए यहाँ से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था ना पिछले चैप्टर में 1-2 कार्टून रह गए थे, कार्टून तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कार्टून कौन सा है आप लोग को मैं दिखाता हूँ। इसी चैप्टर से रिलेटेड जो कार्टून है वो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से दे रखा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर क्या देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहला है, इस कार्टून से संबंधित दर्शाए गए देश को पहचानिए। तो इसमें किसको दिखाया गया, पाकिस्तान को दिखाया गया है। इस कार्टून के अंदर किसको दिखाया गया है, पाकिस्तान को दिखाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस देश में चल रही शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो इस्लामी गणराज्य, तो यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था चलती है पाकिस्तान में, इस्लामी गणराज्य को माना जाता है। आगे बात समझ, लोकतंत्र तो नाम मात्र ही रहता है वहाँ पे हमेशा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था कार्टून से संबंधित देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तरफ भारत को रखा गया, एक तरफ पाकिस्तान को रखा गया, कैसे कैसे दोनों जो है एक दूसरे से अलग हैं, तो वो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, गणराज्य भारत के अंदर क्या है, गणराज्य है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी गणराज्य है। भारत में संघात्मक संसदीय गणराज्य है, तो पाकिस्तान के अंदर संघात्मक संसदीय गणराज्य वहाँ पे भी है। ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। अंग्रेजी मॉडल के आधार पर आम, उसके बाद इस्लामिक कानून के प्रस्ताव के साथ आम, यानी कि जो सभाएं होती हैं वो कानून के हिसाब से बनती हैं, वहाँ इस्लामिक चलता है, और यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके अंग्रेजी मॉडल के आधार पर चलाया जाता है। उसके बाद है कानून प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन है हमारे देश के अंदर कि न्यायपालिका सब कुछ करेगी। वहाँ पे क्या है, कानून प्रणाली है। वहाँ क्या है कि कानून व्यवस्था मतलब एक तरीके से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर है, हमारे यहाँ लचीली है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हमने समझ लिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कार्टून था, एक पिछले चैप्टर से रिलेटेड कार्टून था जो मैंने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, इसमें पढ़ा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप महाराज जी आप जाइए यहाँ से, कार्टून महाराज अब आ जाए दूसरे। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्टून है हमारा पिछले चैप्टर का था जो हमने नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ क्या दिखा रखा है इसमें। देखिए जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर हैं इसके। इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित है। तो बीजिंग दिखा रखा है जो चीन से संबंधित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। तो कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन करना है, कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति। तो दिखा रखा हो ड्रैगन बहुत बड़ा, तो ये बता रखा है कि चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विश्व विस्तारवादी नीति। तो चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़िया तरीके से यहाँ बता रखा है। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा दे रखा, चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है। इस कथन को 2 तर्क देकर न्यायोचित ठहराइए। तो चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है, इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। सैनिक शक्ति, क्योंकि बहुत तगड़ी सैनिक शक्ति है चीन की भी। बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी विकास, बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इसकी बहुत ऊपर जा रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं चीन जो है बहुत ज़्यादा उन्नत कर रहा है। तो 16-17 क्वेश्चन कार्टून वाला था। चलिए जाइए कार्टून महाराज अब यहाँ से। ये साफ्टा क्या है, सार्क तो हमने पढ़ ही लिया है, अब साफ्टा भी एक बार जान लेते हैं। सार्क कब बना था, 1985 में। साफ्टा क्या है वो आप लोग देखिए जरा, यहाँ पे साफ्टा क्या बारे में बता रखा है। दक्षेश के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो इसकी स्थापना करी, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 2002 में। ठीक है। इसमें संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया था। एक दूसरे से मतलब अच्छे संबंध स्थापित करें, बढ़िया तरीके से वायदा लिया गया। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्या है, दक्षिण एशिया के सभी देश इसमें जो है आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे दिखा रखा है इसको। ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रखा है कि जो है सहमत हो जाएं और तो शांति और सहयोग की एक नई धारा शुरू हो सकती है। शांति और सहयोग की एक नई धारा जो है इसमें शुरू हो सकती है। आगे का समझ में, तो साफ्टा का भी निर्माण जो है व्यापार करने के लिए, क्योंकि जहाँ सार्क का स्थापना किया गया था सब लोग एकजुट होकर रहे सारे देश, तो देखिए ये चीज़ थी। लेकिन अब जब सार्क बार बार विफल हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कौन वो करेगा, साफ्टा बनाएगा 2002 में, ताकि व्यापार पर जोर ज़्यादा दिया जा सके। ठीक है। उसी के बाद जो है दक्षेश सार्क क्या है, तो वो भी एक बार छोटे से मैं बता देता हूँ। दक्षेश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और ये क्यों की गई थी, ताकि सारे देश आपस में मतभेद भुलाकर एकजुट हो सकें। आगे बात समझ में, ये भी आंसर आप लोगों ने देख लिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब चलिए आंसर आप जाइए यहाँ से। अब हम लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की असफलता बताएं।
बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र नहीं रह पाता, वो चीज़ें इस साइड देख सकते होंगे स्क्रीन पर किस तरीके से बता रखा है। देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाता वो बता रखा है। तो यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा हमेशा रहता है, जो भारत के अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए भारत के अंदर लोकतंत्र है। आगे बात समझ में। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। तो ये चीज़ है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं रह पाता, पहला कारण। दूसरा है पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है वहाँ पे। इस अक्सर जो है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के सैनिक राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक में खोट है, इसलिए जो है वहाँ बार बार सैनिक शासन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। और पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की जो है धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती है, इसलिए जो है बार बार देखिए लड़ाई वाला माहौल खुद उत्पन्न करते हैं, इसलिए क्या करते हैं बार बार सैनिक शासन लागू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र रह पाएगा वहाँ, नहीं रह पाएगा। तो ये गलती है उन सबकी। उसके बाद तीसरा है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है इनको, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान की जनता भी कहीं ना कहीं जो है उनकी सरकार से कहीं ना कहीं परेशान भी रहती है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बड़ा बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरते वक्त जो है में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना ज़्यादा जो है आतंकवाद को बढ़ावा देकर हुआ क्या कि अब भाई आतंकवाद कहाँ जन्म लिया आतंकवाद, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के पीछे यही कारण है कि वहाँ ज़्यादा सैनिक शासन को जो है बढ़ावा दिया जाता है। आई होप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो भले ही लंबी हो जाती है, देखिए अब मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना। एक बात सोचने वाली बात है कि आप लोग को सिर्फ सुनना है, और जब तरीके से सारी चीज़ें समझ जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी और बढ़िया तरीके से एग्जाम में लिख लोगे। आगे बात समझ में। तो बस साइमन क्लास को अपना प्यार दें, आप लोग भर के अपना प्यार दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगा मैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। 2 चैप्टर ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बैक ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन थे, वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग खुद समझें और तरीके से बस ना साइमन क्लास को अपना प्यार दें। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वैश्वीकरण करवाऊंगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो एग्जाम के अंदर बहुत धांसू नंबर आ जाएंगे, टेंशन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, और प्यार जरूर दीजिए साइमन क्लास को, ठीक है ना। चलिए बाय।